हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 47 है। 46 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या फिर आरएस की, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन उनको मिल जाएगा। देखिए, बार बार मैं बताता हूँ आपको कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ पे मिलेगा। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का टेस्ट सीरीज का, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 47 तक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें और टेस्ट नंबर 47 तक पहुँचे, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो देखेंगे तब तक बहुत सारे क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कुल के सदस्य हैं कपास व प्याज, गुड़हल व कपास, सूरजमुखी व गुड़हल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पूछा जा रहा है कि एक ही कुल के सदस्य इनमें से कौन है। तो एक ही कुल के सदस्य हैं आपके गुड़हल और कपास। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, गुड़हल और कपास ये जो है कि मालवेसी परिवार से संबंधित है। ये मालवेसी कुल के ये सदस्य हैं, गुड़हल और कपास। देखिए, मालवेसी कुल के और भी सदस्य हैं गुड़हल और कपास के अलावा। भिंडी है, कोको है और गोरछी है। ये सब सारे जो है कि मालवेसी परिवार से संबंधित हैं। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। समान, कम, अधिक, उपरोक्त सभी। देखिए, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे की बात की जा रही है। ठीक है, राजस्व घाटे की अपेक्षा जो राजकोषीय घाटा है वो सदैव क्या रहेगा, तो वो रहेगा आपका अधिक रहेगा। सी ऑप्शन आपका सही है। लेकिन हम राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, राजस्व घाटे क्या होते हैं। सिंपल शब्दों में देखा जाए तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को हम राजस्व घाटा कहते हैं। देखिए, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को हम राजस्व घाटा कहा जाता है। ठीक है, देखिए, अगर और भी मतलब सिंपल देखा जाए तो देखिए, सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करना शुरू कर देती है, तो इसका परिणाम जो है कि यही होता है राजस्व घाटा। देखिए, सरकार को प्राप्त कम हो रहा है और जो है कि वो खर्च जो है कि ज़्यादा कर रही है। ठीक है, इसका मतलब कि वो घाटे में जा रही है, तो वो होता है राजस्व घाटा। अगर हम बात करें राजकोषीय घाटा की, ठीक है, राजकोषीय घाटे की बात करें हम, तो सरकार की कुल आय में क्या, तो कुल कर हो गया और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियाँ हो गई, और उसके कुल व्यय के बीच के अंतर को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। देखिए, इसमें समझिए, ये राजकोषीय घाटा में सरकार की कुल आय मतलब कि कुल कर हो गया प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियाँ हो गया, इनको जोड़ करके उसमें से जो कुल व्यय है उसको घटा देना ही क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निगम कर किस पर लगाया जाता है। निगम की संपत्तियों पर, निगम द्वारा प्रदत्त उपयोगिताओं पर, निगमों के व्यक्तिगत संपत्ति पर कर लगाना एंड कंपनियों की निवल आय पर। पूछा जा रहा है कि निगम कर किस पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है निगम कर, तो ये लगाया जाता है कंपनियों की निवल आय पर। देखिए, निगम कर लगाया जाता है किसके द्वारा, ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, देखिए, जो सरकार है वो सरकार चलाने और राज्य के मामले में प्रबंधन के लिए क्या होता है कि धन की बहुत सारी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए सरकार क्या करती है कि व्यक्ति पर और कंपनियों के ऊपर जो है कि क्या करती है, कई मतलब कर के रूप में मतलब कई कर लगाती है। ठीक है, मतलब व्यक्तियों और आयों मतलब कंपनियों की आय के ऊपर जो है कि कई जो है कि कर लगाती है, जिसमें से ये निगम कर क्या करता है कि निगम का ये जो है कि शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाने वाला ये एक प्रत्यक्ष कर है, निगम कर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। आल्प्स और कार्पेथियन पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर निम्न में से कौन सी एक नदी बहती हुई सागर में गिरती है। एल्ब नदी, डैन्यूब नदी, राइन नदी,
पो नदी। पूछा जा रहा है कि आल्प्स और कार्पेथियन पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर के निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी बहती हुई कहाँ पे सागर में गिरती है, तो वो कौन सी नदी है, तो वो है आपका डैन्यूब नदी। देखिए ये जो है कि मध्य यूरोप में बहने वाली ये नदी है डैन्यूब नदी, ठीक है। किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? लंदन को, रोम को, वाशिंगटन को, सैन फ्रांसिस्को को। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पर्वतों का नगर, तो ये रोम को कहा जाता है जो इटली की राजधानी है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जा रहा है कौन सा है, तो वो है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जो है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देखिए जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में काराकोरम श्रेणी पर ये सिचुएटेड है सियाचिन ग्लेशियर, और ये जो है कि 72 किलोमीटर में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कुछ नदियों का नाम दिया गया है और यहाँ पे सूची सेकंड में सहायक नदी दी गई है। किस नदी की सहायक नदी कौन सी है, ये आपको मिलाना है। देखिए रामगंगा, अगर हम रामगंगा की बात करें तो इस नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोह है, ठीक है। घाघरा, घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? तो घाघरा की सहायक नदी राप्ती है। राप्ती की सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी जो है कि रोहिणी है। और टोंस नदी की सहायक नदी जो है कि ये बेलन है, ठीक है। रामगंगा की सहायक नदी कोह, घाघरा की सहायक नदी राप्ती की सहायक नदी रोहिणी और टोंस की सहायक नदी है बेलन। तो ये 4-3-2-1 हो जाएगा। 4-3-2-1 4-3-2-1 कौन सा है? 4-3-2-1 ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मैडम भीखाजी कामा, मानवेंद्र नाथ राय। पूछा जा रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे मानवेंद्र नाथ राय। देखिए अगर हम बात करें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की, ठीक है, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या बोल सकते हैं तृतीय इंटरनेशनल, यह जो है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था, ठीक है। ये कैसा संगठन था? तो ये इंटरनेशनल साम्यवादी संगठन था जो कि पूरे विश्व को साम्यवादी बनाने की वकालत करता था ये, ठीक है। पूरे विश्व को साम्यवादी बनाने की ये वकालत करता था ये संगठन। देखिए इस संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में जो है कि जिमरवाल्ड सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। 1915 ईस्वी में जिमरवाल्ड सम्मेलन में हुई थी। देखिए ये 1915 में, हाँ 15 में हुई थी, लेकिन ये 1919 से लेकर के ये 1935 के बीच जो है कि इसके मतलब जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थे इसके 7 सम्मेलन हुए, ठीक है। और ये जो है कि 1943 में इसको जो है कि समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा। जोसेफ स्टालिन के द्वारा जो है कि इसको समाप्त कर दिया गया। इसकी स्थापना 1915 में हुआ था और 1919 से 1935 के बीच इसके 7 सम्मेलन हुआ था और 1943 में जोसेफ स्टालिन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, सोन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? तो वो बहती है कौन? नर्मदा और ताप्ती। देखिए नर्मदा और ताप्ती ये नदियाँ जो है कि भ्रंश घाटियों से होकर के बहती है और ये नदियाँ कहाँ पे जाके गिरती है? तो ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? जवाहरलाल नेहरू, अमर्त्य सेन, आरसी मजूमदार, अगस्त कामटे। पूछा जा रहा है कि किसने जो बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसको आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दिया था? किसने दिया था? तो देखिए भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नोवा मुड्डी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। देखिए नोवा मुंडी लौह अयस्क जो है ये जो है कि किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है कि आपका नोवा मुंडी झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला में एक जगह है जो कि खनन और विश्व स्तर के जो हेमेटाइट लौह अयस्क है इसके निर्यात के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पे है? तो ये झारखंड के सिंहभूम जिले में। सेंटिनली व सोमपेन जनजात कहाँ पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों में, राजस्थान में। देखिए सेंटिनली व सोमपेन जनजातियाँ ये जो है कि कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंडमान एवं निकोबार द्वीप में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में, 1952 में, 1919 में, 1958 में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है कि 1919 में हुआ था। देखिए अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की तो ये जो है कि पेशेवर खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है। इसका केंद्रीय सचिवालय कहाँ पे है? तो फ्रांस, पेरिस में है। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान एवं अध्ययन करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य होता है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, अगर कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी नई वस्तु खोजी जाती है, ठीक है, तो जो है कि खगोलीय संघ के द्वारा ही उसका नाम दिया जाता है। और जो नाम दिया जाता है खगोलीय संघ के द्वारा वही नाम जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्य होता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ें अगर होती है तो मतलब कुछ भी खोजा जाता है तो ठीक है यही नाम देता है और यही इसी का नाम जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माना जाता है। चतुर्थ महाकल्प में प्लीस्टोसीन काल के अंत में आज पर्यंत लगभग 10,000 वर्षों की अवधि वाला नवीनतम भूवैज्ञानिक काल कहलाता है। होलोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन। चतुर्थ महाकल्प में प्लीस्टोसीन काल के अंत से आज पर्यंत लगभग 10,000 वर्षों की अवधि वाला नवीनतम भूवैज्ञानिक काल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका होलोसीन। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा समुद्री जल में अधिक लवणता के लिए उत्तरदायी है? निम्न वाष्पीकरण, निम्न तापमान एवं निम्न वर्षा। उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा। उच्च वाष्पीकरण, निम्न तापमान एवं निम्न वर्षा। निम्न वाष्पीकरण, उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा समुद्री जल में अधिक लवणता के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा उत्तरदायी होता है? तो ये देखिए उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान और निम्न वर्षा, ये जो है कि समुद्री जल में अधिक लवणता के लिए उत्तरदायी होता है। विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय जीवों में, विषुवतीय जीवों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जीवों में, समशीतोष्ण वर्षा वन जीवों में। पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं विषुवतीय जीवों में। देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कहाँ पे है? तो रेडवुड नेशनल पार्क है कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है। देखिए इसकी ऊंचाई जो है कि 115.85 मीटर है। ठीक है, 85 मीटर है। और ये कुतुब मीनार से भी मतलब ऊंचा है। जो अमेरिका का जो संसद भवन है उससे भी ऊंचा है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ये ऊंचा पेड़ है। और इस पेड़ का क्या नाम है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। लेकिन ये पेड़ पाया जाता है कहाँ पे? तो रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में। तो इसका जो है कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ का क्या नाम है। ठीक है, क्रिस्टालर की केंद्रीयता की संकल्पना आधारित है? पदानुक्रम में पर, वस्तु परास पर, गुरुत्वाकर्षण के नियम पर, न्यूनतम परास परक की संकल्पना। क्रिस्टालर की केंद्रीयता की संकल्पना आधारित है, किस पे आधारित है? तो ये आधारित है पदानुक्रम पर। विस्तृत व्यापारिक अन्न कृषि निम्नलिखित में से किस एक विशेषता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसून प्रदेश, पश्चिमी यूरोप, यूएसए का बृहत मैदानी
क्षेत्र। पूछा जा रहा है कि विस्तृत व्यापारिक अन्न कृषि निम्नलिखित में से किस एक की विशेषता है। तो किस एक की विशेषता है ये? तो ये है आपका यूएसए का बृहद मैदानी क्षेत्र की विशेषता। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? यूट्रोफिकेशन, ऑयल सिल्क, नाइट्रिफिकेशन, जैव ऑक्सीजन मांग। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो कौन सा जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका नाइट्रिफिकेशन, सी ऑप्शन। देखिए नाइट्रिफिकेशन जो होता है ना, वो बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट के रूप में जैव रासायनिक ऑक्सीकरण ही नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और ये जो है कि प्रदूषण मतलब जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ठीक है, पूछा जा रहा है ना जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो ये जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है नाइट्रिफिकेशन। विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के कितने सप्ताह के अंदर यदि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है? 6 सप्ताह के अंदर, 7 सप्ताह के अंदर, 8 सप्ताह के अंदर, 9 सप्ताह के अंदर। देखिए पूछा क्या जा रहा है कि विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के कितने सप्ताह के अंदर यदि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश जारी कब किया जाता है। तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं या फिर राज्यपाल जारी करते हैं। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो वो जो है कि 123 अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करते हैं और राज्यपाल साहब जो है कि 213 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कि वो अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जारी कब होता है? जब दोनों सत्र, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो या फिर स्टेट में विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों सत्र या दोनों में से कोई एक भी सत्र नहीं चल रहे होते हैं और राज्यपाल और राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि हमें कोई नियम कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो वो क्या करते हैं, वो नियम कानून बना देते हैं और जो है कि अध्यादेश जारी कर देते हैं। जब अध्यादेश जारी हो जाता है तो वो क्या होता है कि वो एक नियम कानून की तरह ही वो काम करता है। ठीक है, तो वही चीज़ें पूछा जा रहा है कि जब अध्यादेश जारी हो गया तो विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के कितने सप्ताह के अंदर यदि राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश है उसको स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है। क्योंकि जो अध्यादेश जारी करते हैं वो तो कम टाइम के लिए होता है ना, जब तक वो सांसद से या फिर विधान परिषद विधानसभा से वो पारित नहीं होगा तब तक परमानेंट वो नियम तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो है कि एक टेम्पररी टाइप रहता है। तो वही चीज़ें पूछ रहा है कि विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के कितने सप्ताह के अंदर यदि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। तो वो है आपका 6 सप्ताह के अंदर। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? अदरक का, गन्ना का, आलू का, शकरकंद का। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग जो है कि क्या है, तना नहीं है? तो किसका अंग्रह, देखिए अदरक का भी है तना, गन्ना का भी है, आलू का भी है, लेकिन शकरकंद का जो है कि तना नहीं है। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है? अनुच्छेद 179 का ख, अनुच्छेद 162 का ग, अनुच्छेद 154 का ग एंड अनुच्छेद 146 का ख। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य का जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र जो कि विधानसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 श्री जीएस पॉइंट एंड टेलीग्राम पे मेरा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।